आज खरी बात होगी सिंध के ऐवानों से लेकर सिंध के होने वाली जो तरक्की के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन, बदनवानी, लूटमार और सिंध के शहरों को मुसलसल 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो की जो तारीख है उसको वाकई तारीखी विरसे में तब्दील करने का जो प्लान चल रहा है वो क्यों, कैसे और सिंध को तरक्की देने के बजाय सिर्फ तारीखी विरसा बनाने पे सिंध सरकार, सिस्टम, इदारे, ऐवान उसी पे फोकस क्यों है। और इस सारी बातों पे ऐवानों की रिपोर्टिंग और बात, कालम, खबरें, टीवी सब बात कर रहे हैं, मगर किसी को असर होता है या नहीं होता ये भी एक सवाल है। हमारे सहाफ़ी ऐवानों में बैठकर लिखते हैं, बात करते हैं, और आज किसी सियासतदान, किसी वडेरे, किसी जागीरदार को खरी बात में मदऊ नहीं किया गया है। सिंध के 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो सिंध की तकदीर पर बात करते रहते हैं, और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर मुगेरी। मंसूर भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। और दूसरे इमदाद सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इमदाद सुमरो, आपकी मेहरबानी। मंसूर, सबसे पहले तो आपसे हम शुरू करते हैं। सिंध की जो 7000 साल की तारीख है, सिंध सरकार गुज़िश्ता 20 साल में उसी को उसी मोहनजोदड़ो की विरसे में तब्दील करते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 20 सालों में बन चुकी है कि एक जागीर, एक ही हुक्मरानी, माजी में बहुत सारी हुकूमतें आती जाती गई, मगर ये प्राइवेट लिमिटेड सरकार जो है सिंध की, आप उस पर लिखते हैं, बात भी करते हैं, तो ये बनी कैसे? भुट्टो साहब, आपकी इसमें 2 चीज़ों का आपने जिक्र किया। एक तो कि सिंध गवर्नमेंट ने 20 सालों में सिंध का आशा मोहनजोदड़ो की तरह किया। दूसरा आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। मोहनजोदड़ो की का अगर जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि अगर मोहनजोदड़ो जिस दौर में था, शाहूकार था। वो शाहूकार था जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी लड़कना के मैं उसी जो खंडरात की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने का मोहनजोदड़ो बहुत शाहूकार था, स्विमिंग पूल था, दीवारें थी, पूरी तारीख में ईंटें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इस 20 सालों में अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो सिंध के शहरों की आप शक्लें देंगे तो ऐसी नहीं थी, बहुत वो भी शाहूकार थी, तभी तो मैंने कहा उसी को तब्दील कर रहे हैं ना। कम से कम ये हो रहा है कि इनसे इतना नहीं हो पा रहा कि और तो छोड़े, मेगा प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, सिंध के शहरों की शक्लें तो ठीक करें। और मेगा प्रोजेक्ट भी ज़्यादातर फाइलों में बन रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप निकलें कराची, इवन मतलब है कि अगर साउथ को छोड़ दें या साउथ का एक हिस्सा डिफेंस क्लिफ्टन को छोड़ दें, सदर जाए, आप लियारी से स्टार्ट करें। लियारी किसका हल्का है? भुट्टो साहब से लेकर बिलावल साहब तक। बीच में कोई और भी आते हैं, लेकिन तस्वर तो यही किया जा रहा है ना कि ये गढ़ है पीस पार्टी का। हाल ही में एक उनके यूसी चेयरमैन से ज़बरदस्त इस्तीफा लिया गया, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी सुनने के काबिल है। लियारी से लेकर आप कराची में तस्वर नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो आप कहेंगे कि यार मैं कराची में हूँ। यकीन माने उससे तो ज़्यादा किसी छोटे शहर में जाएंगे तो कम से कम रोड रास्ते उनके ढंग के होंगे ना। तो इतनी बुरी हालत है इवन कराची से कश्मीर तक सबकी यही हालत है। और कराची से कश्मीर तक बेहतरीन किस्म की बंगले होते थे, घर होते थे, लकड़ी के घर, शिकारपुर की तारीखी इमारतें सब मौजूद है। ड्रेनेज का एक खूबसूरत निज़ाम होता था जो सब खत्म, रोड अच्छे होते थे। वही मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज का निज़ाम भी अच्छा था, सिंध का भी अच्छा था, वो बिगड़ गया, सब बिगड़ गया है। तो ये, और आप ज़्यादा दूर न जाएं ना, मिसाल के तौर पर सिर्फ ये देखें कि जितने जो सीएम रहे हैं सिंध में इस 18 सालों में, 3 बार जो है कामिल शाह साहब रहे हैं, तीसरा बार जो है मुरादली शाह साहब का है।
आप इनकी अपनी यूसेज देखें। मैं दावा से कहता हूँ कि ये मुझे ये ना बताएं आप, ये लोगों को ये ना बताएं कि हमने फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना लिया है। अपनी यूसी को भी नहीं अपनी बना यूसी सके। बताएं, दोनों अपनी यूसी बताएं कि हमारी यूसी है, हमने मॉडल कर दिया है। दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुनासिबत से हमने मॉडल कर दिया है। आप बलूचिस्तान का दौर जी चले जाए ना, वहाँ के जो सीएम ने उस यूसी को कैसा मॉडल कर दिया, नेट पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनसे अपनी यूसी ठीक नहीं हो पा रहा। इनसे अपनी यूसी ठीक नहीं होती। इमदाद उमरो, सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ भी मौजूद है, बहुत सारी पार्टियाँ, वो बराए नाम हिज़्ब इख्तिलाफ है। सिंध को तरक्की के नाम पे सियासी कब्रिस्तान कैसे, कब से और क्यों बनाया गया? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुगरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरा ताल्लुक सेवन से है, सीएम के शहर से। सीएम साहब की जो यूसी है, यूनियन काउंसिल, उसका नाम है यूसी वाहोड़। यूसी वाहोड़ में पीने का पानी नहीं है। यूसी वाहोड़ में कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। 2 सीएम रह चुके, मौजूदा सीएम का वालिद अब्दुल्ला शाह भी वहाँ का सीएम रह चुका। यूसी वाहोड़ में कोई ढंग की अस्पताल नहीं है। यूसी वाहोड़ में कोई ढंग का स्कूल नहीं है। उसके बाद जो बड़ा शहर है सेवन शरीफ इस वक्त मंशियात का गढ़ है। मंशियात का गढ़ है, यस। जो आजकल वो मंशियात की बात चल रही है, अनमोल पिंकी पकड़ी जाती है तो वहाँ भी मंशियात भले पकड़ी जाए, लेकिन हैदराबाद और जामशोरों में मंशियात ख़त्म नहीं हुई। गुटका बाबा, सेवन के लोग, वहाँ की पिंकी और पिंकड़े नहीं पकड़े गए। वहाँ की पिंकियाँ या पिनके अभी पकड़े नहीं गए। और बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो ओरल कैंसर और माउथ कैंसर का शिकार हैं। और आप समझ सकते हैं कि सीएम के ज़िले में जब ये सब कुछ हो रहा है तो कौन करवा रहा है। सेवन का एक मोहल्ला है जिसका नाम है बंदर मोहल्ला, उसको सोराब गोट कहा जाता है। सोराब गोट मंशियात के हवाले से, सुथराई के हिसाब से सेवन का शुमार सिंध के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, साउथ एशिया के वर्स्ट तरीन शहरों में है, जहाँ पर गंदे पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं आता। तो पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं। पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं। साफ पीने का पानी हम फिल्टर वाले 100 रुपये वाला डब्बा खरीद के लेते हैं। सेहत का निज़ाम वहाँ पर ना होने के बराबर है। जी है सीएम के इलाके का हाल। जी, रोड रास्ते इतने बुरी कंडीशन में, पूरे सिंध से ये जो कब्रिस्तान थे उन पे कब्ज़े ख़त्म कराए गए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सीएम साहब सेवन में अपने रिश्तेदार जो पीपल्स पार्टी जामशोरों के सदर हैं सैयद आसिफ अली शाह, उनके जिस महल में जाकर बैठते हैं वो भी मीरासियों के कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। मीरासियों मतलब फनकारों के, तबलेग बजाने वाले, गाने बजाने वाले। यार वहाँ पर जो पुलिस का एक ऑफिस था, डीएसपी का ऑफिस, उस पर भी कब्जा हो गया, उसके भी खाते चेंज हो गए। कौन कब्जा करता है? सीएम खुद करता है या उसके कोई कारण? नहीं, सीएम साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फंड दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सलीम बाजारी से लेकर आसिफ शाह से लेकर सिकंदर राह पोटो, जितनी भी उनकी टीम है वो बड़ी नाक़िस और नाअहल है, जिसकी वजह से सेवन मुकम्मल तौर पर खंडर का हाल पेश कर रहा है। किसी भी सूरत में मैं अपने घर जाता हूँ ईद बरात पे तो मुझे गाड़ी 3 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है और अपने घर जाने के लिए मुझे मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। ये हाल है सेवन शहर का। सेवन शहर का तो ये हाल है। मंसूर मुगेरी, आपका भी ताल्लुक लाड़काना, जो पीस पार्टी का गढ़, लाड़काना से कराची तक सहाफ़त का सफ़र, लाड़काना की कोई तब्दील हो सकी है? कराची पे तो बड़ी चीख पुकार होती है, लाड़काना के क्या असर है? भुट्टो साहब, लाड़काना हो, नवाब शाह हो या सखर हो, सारे शहरों का बदकिस्मती से हाल ये है एक ही है क्योंकि किया है पीपल्स पार्टी ने। डेवलपमेंट के नाम पे जो गड़बड़ हुई है ना, आप तस्वर नहीं कर सकते हो कि जितने पैसे लगे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो अगर किसी भी एक ज़िले में, किसी भी एक सिटी में लगते ना तो ये हाल नहीं होता। आपने डेवलपमेंट की बात की तो सिंध सरकार का अपना एडीपी, वफा का अपना एडीपी, ये कितने पैसे हैं और जाते कहाँ हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस रजीम में, इस गवर्नमेंट में, जिसके मिनिस्टर फाइनेंस खुद है वज़ीर आला साहब जो है, 2008 से लेकर 2026 तक, 25-26 का जो है, आपको पता है कि डोनर इदारों से कितने आज बताए ना, पैसे सुनाए ना, आप तो साफ ही है, आज खुल के बताए, सियासतदान तो नहीं बताते ना। $30 बिलियन, 30 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में आप काउंट करें तो 8,000 ये सिर्फ डोनर इदारों से लिए गए, 8,000 अरब से ज़्यादा। मुझे बताएं जितने पैसे डोनर इदारों से लिए गए हैं वो कहाँ लगे हैं? और एडीपी स्कीम अलग है,
आप दिखाए ना वो कितने मुझे, पैसे? कोई मॉडल शहर दिखाए। मैं यही तो कह रहा हूँ, डोनाल्ड 7,000 इतना अरब। पैसा, कोई कितने पैसे, $30 बिलियन जो है, अगर 278 से भी काउंट करें तो वो जो, मुझे यकीन है कि 8,000 अरब से ज़्यादा बनते हैं। 8,000 अरब तो डोनर इदारों से लिए हैं। जो इनकी अपनी एडीपी है वो भी वही 5,000 अरब के करीब करीब 7,000 है। अरब। 7,000 अरब। ठीक है, अगर ये दोनों को मर्ज करें तो इतने पैसे, कौन सा सिंध है जहाँ पर इतने पैसे लगे हैं? हमने तो वो सिंध देखा ही नहीं है। अगर ये हमें दिखाना चाहें कि इतने पैसे, इतना बड़ा हजम इसी सिंध में लगा है जिसमें हम भी रहते हैं, जिसमें ये रहते हैं, जहाँ पर एक शहर मुझे बता दें जिसको पीने का साफ़ पानी हो। आप यूरोप गए हैं, मैं भी गया हूँ, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, खुद जाते हैं। वहाँ आपने देखा होगा कि मिनरल वाटर का तस्वर नहीं है घरों में, टोटी खोलते हैं, पानी जो आता है वो मिनरल वाटर होता है, ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि, और तो छोड़ें घरों तक टोटी में ना आए, लेकिन शहरों में कोई ऐसा शहर सिंध में है जहाँ पर आप सही पानी, मीठा पानी पहुँचा सके? आप देखें कि पानी की वजह से, आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि 70 से 80% ख़राब पानी की वजह से बीमारियाँ हैं। आप पूरे सिंध के आप जाके फिगर निकाल के देखें कि कैंसर के मर्ज़ में कितने लोगों में इजाफा हुआ है, टीबी में कितने में लोगों हुआ है, एड्स में कितना हुआ है। अगर आपको याद हो, आपकी तहसील में कोई 5-7 साल पहले एड्स के टेस्ट कराए गए थे, याद है आपको? लड़का कंबर में अभी भी कराए जा रहे हैं। अभी तो धड़ाधड़ बहुत सारे कंबर से केस निकला है। फिगर आए कि इन्होंने बंद करा दिया। अभी चल रहे हैं केस। केस तो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर्वे बंद करा दिया। यही है। तो आप साफ पानी देंगे तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएगी। साफ पानी देंगे या बीमारियां कम करनी है या नहीं करनी, ये अरबों रुपए के फंड, हेरा फेरी, हर साल की बजट, इमदाद सुब्रो, आप भी उस पर बैठे होते हैं ऐवान के अंदर, बात करते हैं। ये अरबों रुपए की फंड्स की हेरा फेरी में क्या हमारी मीडिया, सहाफ़ियों, सबको भी कोई हिस्सा पति मिलता है कि वो खामोश, अंधे, गूंगे, बेरे बन जाते हैं? ये हेरा फेरी आखिर हो कैसे रही और पैसे जाते कहाँ हैं? साफ पानी के प्रोजेक्ट में मैं बात करूं, बड़ा तुम तराक से एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट बिलावल जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था इस्लाम कोट शहर में, वो बंद पड़ा हुआ है। थर के जितने भी आरओ प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सैयद मुराद अली शाह की हल्के में तकरीबन 60 के करीब हैं, 60 के 60 बंद पड़े हुए हैं। इसलिए जो पैसे वसूल किए जाते हैं वो बाहर के कंपनियों के नाम पे वसूल किए जाते हैं, और सामान जो है वो लोकल लालू खेत का और लाहौर का सामान वहाँ पर लगाया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ इफ्तिताह के हद तक। आरओ प्लांट्स सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। पानी के नाम पे बड़ा जिस तरह फ्रॉड मुगरी साहब ने कहा कि वो हेपाटाइटिस ए, बी, सी में मुब्तला है, और हमारी जो सबसे ज़्यादा कंबर में रेशो है, हेपेटाइटिस कंबर में रेशो है, पॉलिटिकल, और कंबर किसका हल्का है। और जिस तरह ये हमारा पॉलिटिकल एलीट, हमारा सियासतदान और पुलिस का एक नापाक इत्तेहाद है, जिसमें सिंध के जितने भी अजला हैं, जिसमें गुटका, मावा, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है, मंशात फरोश उनको पैसे देते हैं, उनको मोकल मिल जाती है। अभी जो ड्राइव शुरू हुई है वो भी हिसास इदारों के कहने पे ड्राइव शुरू हुई है। अभी जो पिंकी वाली हुई है, अब पिंकी, वो भी एक पिंकी, इधर बहुत सी पिंकियां हैं, उनको पकड़ा जाए। असल कौन है जो इनको इजाजत देता है? वो पुलिस का एसएसपी और डीआईजी है। बिल्कुल है। कितने एसएसपी और डीआईजी के खिलाफ एक्शन हुआ है? सिर्फ सब इंस्पेक्टर भी नहीं पकड़ा जाएगा, इनकी लेवल पे एक्शन हुआ है, उनको बी कंपनी में बंद किया गया है। आज तक किसी एसएसपी को, किसी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बंदे को, किसी को सजा मिली है? किसको नहीं पता है कि सिंध के जितने अजला हैं, कराची के अजला, बदीन, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, जितनी भी लाड़ पट्टी है, थरपारकर, उमरकोट, उसमें वाजे अभी इन्वेस्टिगेशन में वाजे भी हुआ, उज़ैर मेमन जो उमरकोट में था उसकी 5 करोड़ रुपए मंथली थी। उमरकोट जैसे ज़िले में पूरे ज़िले को उसने ताराज करके ओरल कैंसर में मुब्तला कर दिया। उमरकोट में सिर्फ क्या हुआ, तारीखी शहर, सिर्फ उसको सीपीओ क्लोज कर दिया गया। इसी तरीके से तक आप एसएसपी और डीआईजीज लेवल के अफसरान को नहीं टांगेंगे जब तक डेवलपमेंट के जो इंचार्ज हैं, जो वर्क एंड सर्विसेज के जो हैं, या जिस तरह मुगरी साहब ने कहा, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट के ताउन से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 30 अरब डॉलर खर्च हुए हैं,
इसके पैसे मुझे, मुगैरी साहब के, आपके बच्चों को भरना, ये 5% पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लिए गए हैं। हमारी पॉलिटिकल एलीट जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई, एक ब्रीफ केस लेकर आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा, वो कनाडा, दुबई और इंग्लैंड और लंदन जाकर मुंतकिल हो जाएंगी। ये पैसे हमारे आपके गले में है, सिंध के गले में है, हमें भरने हैं ये पैसे, हमें पैसे भरने हैं। बहुत सारी खरी बात आपसे करनी है दोनों से, मंसूर मुगेरी, इमदाद सुमरो। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ आज खरी बात में सिंध के 2 सीनियर सहाफ़ी मंसूर मुगेरी, इमदाद सुमरो मौजूद हैं। बहुत सारे इंकशाफात इनके सहाफ़त के हवाले से सिंध के अंदर जो हो रहा है करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है सिंध के वसाइल, मसाइल, करप्शन, बदनवानी, ठेकेदारी निज़ाम पर। और हमारे साथ 2 अहम सिंध के सहाफ़ी मंसूर मुगेरी, इमदाद सुमरो मौजूद है। मंसूर भाई, सिंध में जो इस वक्त निज़ाम है, करप्शन है, अरबों रुपए का बजट भी अभी आने वाली है अगले महीने में। ये बजट खाया जाता है, दिखाया जाता है, लिया जाता है और पैसा कहीं लगता हुआ नज़र तो नहीं आता। सिर्फ फाइल, ये फाइलों का पेट भरने का जो धंधा और ठेकेदारी निज़ाम है सिंध का, ये है क्या? भुट्टो साहब, मैं इस सवाल पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैकबाबाद में जब शहबाज एयरबेस बना तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमें एक तोहफे में वहाँ एक पानी का स्कीम दी कि जैकबाबाद वालों से ज़्यादा की कम से कम, हाँ, 27-28 अरब रुपए का, कि जैकबाबाद वालों को हमारी तरफ से तोहफा है। आपको पता है क्या असर हुआ? क्या हुआ? 10 साल के करीब हो गए, पैसे ख़त्म हो गए, स्कीम नहीं बन सकी। आज भी जैकबाबाद के लोग, अगर आप वो 27 अरब रुपए गधे गाड़ों में जाके बाहर से जो पानी भर के आते हैं, गधे गाड़े में जाके पानी नहीं मिला वहाँ पर। आज भी सबसे बेकार किस्म का पानी वहीं पर। आप मुझे बताएं, तो ये हाल है, पानी पीने पे लोग मजबूर है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे नहीं है कि 100% उन्होंने पैसे खाए हैं, कहीं कहीं पैसे खर्च भी किए। जैसे SICVD है, NICVD में पैसे लगे बहुत हैं, खाया बहुत गया। जो साबिक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जो जुगाड़ें की, उन्होंने जो NICVD का असर किया, अभी भी क्या जा रहा है? लेकिन हाँ, उसके साथ जो SICVD है, नो डाउट कि उससे अच्छा काम हुआ है। यहाँ बल्दिया में आपने देखा होगा कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना दिया है, और जगहों पे हॉस्पिटल अच्छे बनाए, पैसे धड़ाधड़ अच्छे खासे मिल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2-4 अस्पताल, इतने सारे पैसे तो मिलते हैं, क्या जो हमारे वजीर हैं वो इसमें ईमानदार भी कोई है? नहीं, कोई भी नहीं। एक नाम को ले सकते हैं ईमानदारी। आप किसको कहते हैं? ईमानदारी सिर्फ पैसे खाने को नहीं है। एक दौर होता था कि अफसरान कहते, सारे वजीर कहते हैं हम ईमानदार है, सारे सेक्रेटरी कहते हैं हम ईमानदार है, सारे हमारे दोस्त हैं। कोई भी नहीं कहता कि मैंने करप्शन की है, मैंने बेईमानी की है। कोई एक नाम मिला है? कोई आपको मिला है कोई ऐसा? मुझे तो नहीं लग रहा कि, आपको नहीं लगा कि यहाँ पर ईमानदार आपको कोई मिला है कि यहाँ पे सिंध में कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है? वो बड़ा अच्छा फाल डिपार्टमेंट था इनका। उनके मिनिस्टर के हवाले से मुबैना तौर पे ये बात सामने आई है कि उन्होंने डिपार्टमेंट के एक ठेकेदार से 28 करोड़ रुपए में अपना घर और अपनी जो ओताक है गांव में, वो रेनोवेट कराया है, महल बना दिया है शानदार, उस पर काम हो रहा है। नेब ने भी उसकी कॉग्निजेंस ली है। तो ये जो ईमानदारी लफ्ज़ है, सारे अगर ईमानदार है तो सिंध का इतना बुरा हाल, बुरा हशर किसने किया? आप कराची से लेकर कश्मीर तक चले जाएं, सिंध का कोई एक ज़िला, एक तालका, एक तहसील, कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसको आप बेहतर कह सकें। मुगैरी साहब ने NICVD, SICVD की बात की। मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी दिन आप आम आदमी के तौर पे NICVD या SICVD में जाएं, अपने साफ़ी होने का, या अल्लाह ताला ने आपको जो पोजीशन दी है
उसका तारफ़ ना कराएं और जाएं और आम आदमी की तरह इलाज करवा के दिखाएं। कितनी तजलील वहाँ पर लोगों की जाती है। 100 रुपये वाली चीज़ वहाँ पर 1 लाख रुपए में ली गई है। ये सारे मतलब जितने भी मंसूबे हैं वो सारे, अच्छा उसके अलावा सिंध की जो 90% आबादी है ना, उसका ताल्लुक रूरल हेल्थ जो उनके शोबे से पड़ता है। रूरल हेल्थ में सिंध का कोई एक शहर है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई मीरपुर ख़ास में अस्पताल में गया, 2 अरब रुपए की मालियत से वो अस्पताल बना है, वहाँ पर टीका लगाने की सहूलत नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक किसी गंदी और गलीज़ जगह पे आ गया हूँ और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और हैदराबाद जैसे शहर में आया तो मुझे बताया गया कि हैदराबाद में आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं, सरकारी अस्पताल में प्राइवेट नहीं। अस्पताल में जाएं, यहाँ के हालात हैं। हमने सरकार की ब्यूरोक्रेसी की बात की, जो पुलिस का निज़ाम है। इसमें थोड़ी एडिशन कर दूं, सीएम का अपना शहर सेवन, ठीक है, मान सईदाबाद। आपको पता है कि सेवन की जो हॉस्पिटल है अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट, उसकी बजट कितनी है? 272 करोड़। 272 करोड़ 272 करोड़ इस मई तक निकाल लिए गए हैं। 2 अरब। अगर फर्ज करो कि 72 साल के करोड़। 364 दिनों में छुट्टी के दिन निकालते हैं तो बाकी 272 दिन बचते हैं। मतलब 1 करोड़ रुपया डेली पर डे खर्च हो रहा है यहाँ पर सेवन में। आप सेवन से जाके फीडबैक लें कि क्या हासिल है सेवन के हॉस्पिटल का। तो वज़ीर आला साहब को सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से करना चाहिए। मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ अपने नाज़रीन से, आप हैरान हो जाएंगे। वज़ीर आला साहब को एक ख्याल आया एक दिन, चीफ सेक्रेटरी जो सिंध के हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत मुतहर्रिक जो हैं, रिश्तेदार है आपस में, रिश्तेदारी है, ठीक है, लेकिन एक्टिव भी हैं। और उनको इन्होंने कहा कि यार सेवन से मुझे बहुत शिकायतें आ रही हैं, सेवन मुझे ठीक करके दो। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि सेवन अकेला नहीं, मुझे 10 शहर दे दे, मुझे सिंध के 10 शहर दे दे। अगर मैं आपको 3 सालों में मॉडल शहर न बना के दूं तो फिर मुझ पे जुर्माना लगाना, या मुझे सिर्फ कुछ ना दें, मुझे जो आपकी बजट है ना, जो रिजर्व बजट है, जो इस वक्त जितना भी खर्च हो रहा है, आउटसाइड बजट 1 रुपया ना दें, मुझे सिर्फ अपनी मर्ज़ी की टीम लगाने दें। मैं इंजीनियर, क्या बना इतना आप कह रहे हैं कि सिंध का इतना पावरफुल नहीं है, वो कमज़ोर है कि वो कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त दें, उस सारे माल के ऊपर, सारे धंधे के ऊपर बैठा हुआ है, क्या इतना नायल है? साहब आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को पावरफुल है, आपके चीफ मिनिस्टर पावरफुल है? वो भी नहीं है, फिर कौन है? कमाल करते हैं। फिर कौन है? देखिए, अगर इस मुल्क में पावरफुल चीफ मिनिस्टर है तो पंजाब वाली खातून है, बाकी बलूचिस्तान का मैं नहीं कह सकता। सिंध में इस गरीब के साथ हाल ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, कितने डीसी इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लगाए, कितने एसएसपी अपनी मर्ज़ी के लगाए, कितने सेक्रेटरी की मर्ज़ी के। एक चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं यहाँ पर ना, कोई यहाँ से कोई यहाँ से। कितने सीएम है सिंध में फिर? आपको पता है 7। इस हाल में आप चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, क्या नताज मिलेंगे? अंदाज उम्रो, आप कह रहे हैं कि सिंध में 7 सीएम है, कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे बड़ा सुपर सीएम है एजी मजीद, उसके बाद फरियाल तालपुर साहिबा, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब खुद, 3 बिलावल भुट्टो। आसिफ जरदारी क्या होते हैं? वो पाकिस्तान का सदर है जी। आसिफ जरदारी खुद पाकिस्तान का सदर है, उसको क्या जरूरत है? प्रैक्टिकली एक्ट जो है ना सिंध के सीएम के तौर पे करते हैं। उसके बाद अली हसन जरदारी साहब, ज़ियाल अंजार साहब, सिंध के तकरीबन 7 चीफ मिनिस्टर है, 7 सीएम है। तो इसमें जो हमारे सेवन के हैं, मेरे गांव के सैयद, हर इलाके का अलग अलग सीएम है, हर किसी का अलग अलग है। सिंध में पुलिस के अंदर आईजी से लेके कांस्टेबल तक सब ईमानदार, दूध के धुले हुए। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम जैसा ईमानदार है नहीं। गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से ये जो हमारे पास ईमानदार पुलिस अफसरान की एक लाइन है पूरी, क्या वाकई ईमानदार है? या करप्ट तरीन जो थाने से लेके रिश्वत, धंधा, करप्शन नीचे से ऊपर तक चल रही है, या कोई इसमें ईमानदार आपको वहाँ पे नजर आया? भुट्टो साहब, मेरी गुजारिश है कि मैं कहता हूँ ना, आपने माना बेहतरीन से बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी या आईजी लगा दें, अगर सिस्टम आप उनके हवाले नहीं करेंगे, इदारे उनके हवाले नहीं करेंगे, आप फरिश्ते को भी लेके आएंगे ना सिंध में, आपको नताज नहीं मिलेंगे। जावेद आलम ओढू में क्या ख़राबी है? अच्छे आईजी हैं। आसिफ हैदर शाह में क्या ख़राबी है? आप उनको स्पेस ही नहीं देंगे, आप फिर बैठे क्यों हैं? फिर बैठे क्यों लोग? क्या करेंगे? नौकरी कहाँ करें भाई? पैसे नहीं लेते? देखिए, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है कि आप ये अब रिश्वत जो है ना मयूब नहीं है, रिश्वत मयूब नहीं, अब वो हिस्सा है, ठीक है, कमाने का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े ओहदों में जिसको आप बिठा रहे हैं, उनको आप अख्तियारात कितने दे रहे हैं? आप उनको काम करना तो छोड़ें, आप काम करना नहीं छोड़ेंगे तो आप पे सवालात तो उठेंगे, सब आप पे कहेंगे। आप अब तो लोग ये भी कह रहे हैं, ठीक है भाई खाओ भी, लेकिन काम तो करो। आपके ख्याल में भुट्टो साहब, मौजूद के साथ, क्या पंजाब की गवर्नमेंट में
सारे शरीफ नहीं लोग है, हैं, नहीं है। सारे ईमानदार हैं, कहीं भी नहीं है। काम तो वो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में सारा धंधा चल खा रहा भी है, वो भी रहे हैं, काम धंधा भी चल कर रहा रहे है, हैं, पर काम नजर आता है। काम नजर आता है। इमदाद सुब्रो, पुलिस के अंदर जो करप्शन, मंशियात की स्मगलिंग की, नहीं, सबकी तो आप क्या सरपरस्ती का जो समझते हैं धंधा कि है, जो इसके एसएसपी पीछे पैसा लेता है क्या? एसएसपी पैसा लेता है वो डीआईजी तक नहीं जाता, वो जाता है, आईजी तक नहीं जाता। जाता है। 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक जब एसएसपी की मंथली है तो वो आईजी तक यकीनन जाता होगा। आईजी को नहीं पता, आईजी साहब को नहीं पता कि इमाम बख्श जरदारी कौन है, आईजी साहब को नहीं पता हैदराबाद का सिस्टम चलाने वाला डीएसपी इफ्तिखार बुर्डो कौन है, जो वहाँ एसएसपी और डीआईजी से भी ऊपर की कोई चीज़ है। ये जितने भी नीचे वाले अफसरान हैं जिनको उन्होंने अभी कुर्बानी का बकरा बनाया है, ये इनके मंजूर नज़र नहीं रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े फाल और बड़े ईमानदार हैं। किसको नहीं पता है सिंध गवर्नमेंट में कि उनका सिस्टम सरवर चाचड़ चलाता है। सरवर चाचड़ को जित पैसे देकर, रुश्वत देकर जो काम करवाना है करे। क्या है सरवर चाचड़ पे कि वो रिटायर होने के बाद अभी सिंध इसमें मोतसब आला में वो उसको डायरेक्टर बनाया गया है। तारीख में पहली दफ़ा सरवर चाचड़ का भाई सूफी हफीज़ चाचड़ जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उसको तारीख में पहली दफ़ा मैनेज करा के आसिफ हैदर शाह साहब ने मैनेज कराया। वो एफआईए में डिप्टी डायरेक्टर 3 साल लग के आया है। तो सारे नेकनामों का हमें पता है। जितने भी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ये सर्विस रूल्स में ही नहीं है कि ओएमजी का ऑफिसर सेक्रेटरी बन सकता है। वो किसी स्पेशल असाइनमेंट के तौर पे आता है का सेक्रेटरी है, जहाँ पर उसने बड़े पैमाने पे अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए हैं। तो यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि फलां चोर है, सियासतदान चोर है। हमारे उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सिंध का चीफ सेक्रेटरी और सिंध का आईजी सिंध से नहीं होने चाहिए, दूसरे सूबे से आए नेकनाम और ईमानदार अफसरान। आपके पास एक मॉडल मौजूद है जो लास्ट केयर टेकर गवर्नमेंट में जब बाहर से चीफ सेक्रेटरी आईजी आए थे तो क्या ज़बरदस्त निज़ाम था। अरबाब गुलाम रहीम के शुरुआती दौर में, जनरल मुशर्रफ के शुरुआती दौर में पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध बिल्कुल मेरिट पे काम करता था। और अब मेरिट पे काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा ना। 1988 और 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर की जो लाट सिंध के ऊपर थोपी थी, वडेरों के भांजे भतीजे और सिपाफ के कारकुन, पीएसएफ के कारकुन, सिंध ने बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई। अल्लाह अल्लाह करके वो हचाएँ यहाँ से रिटायर्ड हुई हैं। तो एक 2023 की सीसी और 2024 की सीसी में एक और लाट लाई जा रही है। उमेर तारिक बाजारी जो था यहाँ पर डीएसपी था कोरंगी में, यूटी शिप के दौरान उसने डकैती डाली, गिरफ्तार हुआ, आज़ाद हुआ। आज वही उमेर तारिक बाजारी इसी कराची शहर में एसपी है और इसी कमीशन के तुफैल उसका दूसरा भाई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। इंस्पेक्टर सरवर रापोटो जो एमएनए साबिक एमएनए सिकंदर रापोटो का भाई है, क्लिफ्टन में रेंजर्स के हाथों 70 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुआ। उसके बेटे को सिंधी में अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो इसी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एएसआई बन गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बाजारी फैमिली के 50 लड़के, अब तो एक बच्चा भी नहीं बचा, 17, 18 और 19 ग्रेड में ऑफिसर हैं, सबके सब ऑफिसर हैं। और सिंध की जो रापोर्ट 7 की जो रापोर्ट फैमिली है, उनके 200 से ज़्यादा अफसर है 17, 18 और 19 ग्रेड में। मनसूर मगेरी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई, इसकी जो दुकानदारी है, ठेका है, किसके पास है? किसके पास है? बहुत सारे लोग हैं। नाम भी ले लें, आप लिखते भी रहे, बात भी करते रहे, इमदाद इस पर लिखते रहे। देखिए बात यह है कि जब आप किसी को बना रहे हैं ना, चेयरमैन लगा रहे हैं, मेंबर लगा रहे हैं, आप वंश उसको ये कह दें। देखिए पुराने ज़माने के जो अफसरान थे जो पब्लिक सर्विस में, वो भी कहते थे कि यार 100% मेरिट यहाँ नहीं था, लेकिन क्या होता था 10, 15, 20%, 5% हुक्मरानों के जो नाम आते थे वो शामिल हो जाते थे। बाजी से मुल्क में ये मुमकिन नहीं है कि आप 100% मेरिट पे चीज़ें करें। शायद अंग्रेज़ के ज़माने में था, अब तो है नहीं। अभी 100%। तो आपने जब हुक्मरानों ने ये तय कर रखा है कि हमीद भुट्टो साहब अभी मेरिट नहीं है, अभी कोई मेरिट नहीं, क्या होगा भाई? यही होगा ना। आप अपने आपका पेट भर ही नहीं रहा ना। अब आपको देखिए ठेके पे आपको चाहिए, नौकरियां पे आपको चाहिए, एमएनएशिप पे आपको चाहिए, पार्टी के ओहदेदार पे आपको चाहिए, तो फिर चेयरमैनशिप भी आपको चाहिए, काउंसिल भी आपको चाहिए। आम लोगों के लिए क्या बचता है? कोई बचता है? आजकल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रेट क्या चल रहा है नौकरियों का? मुझे नहीं पता। इमदाद आपको पता है? डीएसपी की पोस्ट 5 करोड़ से ऊपर है, डीएसपी की 5 करोड़ से ऊपर है, एएसआई 60-70 लाख रुपए में है। और इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आप हैदराबाद चले जाए, सब्जियों की तरह रेट है, सब्जियों की तरह, प्लाटों की तरह।
और एक डीएसपी साहब हैं, एक एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर है, आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, वो सबसे बड़े एजेंट है। एक था टेलीफोन ऑपरेटर, उसका नाम मुजाहिद उन्नड़ है, सीडीए में शाम के टाइम पे वो पार्ट टाइम काम करता था। वैसे उनके लिए स्पेशल सीट क्रिएट की गई एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर की। न तजुर्बा न क्या, एक ही बंदे ने अप्लाई किया, वो एक ही बंदा क्वालिफाई हो गया और 3 साल से उसने कोई मुलाजमत नहीं की, वो सिर्फ उनके ज़ाती काम करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे बड़ा एजेंट है, आप उनसे रब्ता करें, आप पैसे दे दें, वो हो जाएगा। उसके अलावा एक डीएसपी है इफ्तिखार बुरडो, 2 करोड़ में वो डीएसपी बना, अब हैदराबाद का वो सिस्टम सारा चलाता है, मनशात ये वो सब कुछ। तो वो इफ्तिखार बुरडो साहब भी बड़े एजेंट हैं। उसके अलावा अंदर एक आसिफ मलिक साहब हैं, वो बड़े एजेंट है। कल्पना देवी है, और किस किस के मैं आपको नाम बताऊं, एक चन्नड़ साहब, हाईली करप्ट, कोर टू करप्ट डायरेक्टर एजुकेशन, रिटायर हुआ, दूसरे दिन वो मेंबर बन गया। फयाज कुरैशी डीजी नैब सखर था, जिसने जितनी भी करप्ट पॉलिटिकल एलीट है सिंध की, अपर सिंध की, उनको उनके करप्शन केसेस में फ्री हैंड दिया, उनको क्लीन चिट दिया। वो फयाज कुरैशी एक दिन रिटायर्ड होता है, साहिबा इनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, हर गलत काम में शरीक थी, एक दिन रिटायर्ड होती है और दूसरे दिन वो मेंबर बन जाती है। रिजवान मेमन बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाला, वो भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का गैर कानूनी तौर पर सेक्रेटरी था, जो अरबों खरबों पति बन गया। उसके अलावा मुजफ्फर लगारी मीरपुर खास के वकील हैं, वो भी अरबपति बन गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने एक मिनिस्टर की आशीर्वाद से। वो अभी दूध के धुले हुए, अब वो मंसूर मुगेरी के ब्लैक मेलर का भी अंसर है, सहाफ़ियों के नाम पे या सहाफ़ियों के कपड़े या सहाफ़ियों का तरह कलम लेके ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि सहाफ़त के नाम पे ब्लैक मेलर, और कौन कौन से सहाफ़ी ब्लैक मेलर? साहब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हम इसलिए एक डीआईजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई जहाँ काफ़ी सीनियर सहाफ़ियों को बुला लिया गया। तो उसमें एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा डीआईजी साहब को कि सर अगर आपने हमें बुलाया है तो हम दिल खोल के बात करें। बिल्कुल सुनेंगे, उससे हमें सुनूंगा। उसने कहा खुदा के वास्ते जो आपके थाने के एसएचओस हैं उनको कहें कि ये सहाफ़ियों को मैं हफ्तावार जो भत्ता दे रहा है वो तो बंद करे। हफ्तावार भत्ता सहाफ़ियों को मिल रहा है, वो तो हम जहाँ पे ऐवान में बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं कि जी करप्ट है, वहाँ पे सहाफ़ी भी करप्ट है, बता दे रहे हैं कि खास तौर पे भत्ता उसको मिलता है जो सोशल मीडिया पे उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, उनको मिलता है भत्ता मिलता है। और कभी कभार अगर हमारे यहाँ कोई चोरी हो जाए, कोई वारदात हो जाए, हम एसएचओ को, थाने वाले को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं आपका नाम डाल दूँ उस लिस्ट में, आपको भी घर बैठे मिल जाएगा। तो डीआईजी हैरान हो गए, कह रहे कि उसने कहा आप हैरान क्यों हो रहे हैं, आप एसएचओ को बुलाओ फिर थाने वाला, अगर नहीं मानता है तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे कहा है कि 55 को तो मैं ही देता हूँ भत्ता, 55 हाँ, एक थानेदार कहें तो 56 में आपका नाम लिख दूँ। इमदाद सुमरो, सिंध में कितने ऐसे सहाफ़ी होंगे, कितनी तादाद होगी कि जो भत्ता भी लेते हैं और हुक्मरानों के साथ मिलकर इस करप्शन, धंधे और ठेकेदारी में शामिल हैं? आप ये जो 2025-26 वाली बजट है ना, बजट बुक, उसको उठाएं, उसमें देखें कि कौन सी सहाफ़ती तंजीम को पैसे मिले हैं। उनको हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? उसके अलावा जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको पैसे मिलते हैं, अंडर द टेबल अलग पैसे मिलते हैं। हम सहाफ़ी दूध के धुले हुए नहीं हैं। हैदराबाद की मतलब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें मैं, आप कहेंगे मैं नाम भी बता दूंगा, उसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े चैनल्स के जो रिपोर्टर, बड़े बड़े अखबारात के जो रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ हैं, मेरे ऊपर केस दाखिल किए। किसने केस दाखिल किया? पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी तक मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं। एनसीसीआई का केस चल रहा है, उनका एक कोर्ट पे केस चल रहा है, एक और हाई कोर्ट पे केस चल रहा है, मैं उसको फेस कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त रिपोर्टर एसोसिएशन वो गए और उन्होंने अपने भाई को एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर की नौकरी ली, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। मेरे ऑफिस में उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ शिकायतें करवाईं। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की नौकरी ली। बहुत से ऐसे हैं लोग जिन्होंने अपनी मुलाजमतें ली, अपने ताल्लुकात। तो आपने कोई जॉब वगैरह मांगी थी या कोई पैसे मांगे थे, क्या मांगे थे कि जिससे पड्डा शुरू हुआ? मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के कपड़े उतार दिए ना। मैंने अगर कोई जॉब मांगी है तो मेरा नाम ज़ाहिर करें, मेरे बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, किसी ने। मैं दावे से कहता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ज़िंदगी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी अप्लाई नहीं किया। हमें बहुत सारी कड़ी बात करनी है, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ सिंध के 2 सीनियर सहाफ़ी मंसूर मुगेरी, इमदाद सुमरो मौजूद है, जो सहाफ़त के हवाले से बहुत सारी मुश्किलातें भी बर्दाश्त कर रहे हैं और केस भी
बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत सारी खरी बात करनी होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आज खरी बात हो रही है सिंध की सहाफ़त, सिंध की हुक्मरानी, सिंध के मसाइल पे। मनसूर मुगेरी, सिंध के मसाइल तो बहुत हैं, बहुत हमने बात की, करप्शन पे भी की। सिंध सरकार अक्सर रोना रोती है कि वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, वफाक ने ये कर दिया। ये वफाक का रोना रोकर सिंध हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, या वाकई वफाकी ज़्यादतियाँ हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी ज़्यादतियाँ भी हैं। जब वो सालाना बजट पेश करते हैं तो पीएसडीपी उनका आप देखिए हजम कितना होता है। सिंध को कितना देते हैं? 100 अरब, 150 अरब। जब आपका 1000 अरब का हजम है पीएसडीपी, उससे ज़्यादा है, और आप सिंध को दे रहे हैं क्या? 100 अरब, 150 अरब। और आपके जो रेवेन्यू का जो हजम है 67% तो सिंध दे रहा है ना। आपने ये सुना होगा ना कि जो घर में खातू पुत्र होता है, जो कमा के खाता है, उसको पूरे घर वाले ख्याल मगर हम सिंध के साथ हशर क्या क्या है? वफाक के साथ तो सोतेली माँ वाला हशर है। लेकिन इसके साथ ही आपको पता है भुट्टो साहब के जो NFC अवार्ड हुआ 2010 में, 2010 से अब तक कितने पैसे मिले सूबे को? 35,000 अरब मिले हैं। 35,000 यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। उसका फ़ायदा कॉमन मैन को होना चाहिए था ना। नज़र आ रहा है कहीं? भुट्टो साहब, मुझे एक पुलिस अफसर ने कहा कि पूरी सिंध आपने कितनी घूमी है? तो मैंने कहा कि मैं UC लेवल तक गया हूँ। उसने मुझे कहा कि साल 2000 से पहले सिंध के इन वडेरों के घर देखे थे, वो ताकि यहाँ जो डेरे देखे सब थे? देखे हुए हमने। मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि नाम बताएं। आप यकीन करें, मुझे 5-6 नाम से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। मैंने कहा, एक तो मुर्तज़ा जतोई और गुलाम सर जतोई की जो फैमिली है न्यू जतोई में, उनका हमने देखा था। इंतहाई अब उनके तो घर सबके खंडरात बनते जा रहे हैं। ठीक है सर, वो देखा था। मुमताज़ भुट्टो साहब का देखा था, मेहर साहबान का देखा था, कोई 3-4 नाम मुझे और आ रहे थे। उसने कहा, अब क्या पोजीशन है? मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, एक एक तहसील में आपको 2, 4, 5, 10 महल मिलेंगे, नए वडेरे मिलेंगे, नए सरदार मिलेंगे, सरदार, वडेरे, मुंतखब नुमाइंदे, ठेकेदार, इवन अफसर, इनके फ्रंट मैन, इवन आप देखे जाएँ सब खरबपति बन गए। मुझे बताएं कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं, बाकी जो ओरिजिनल बिजनेसमैन है वो नहीं कमा पा रहे, हम नहीं कमा पा रहे? ऐसा कोई है तो हमें भी तरकीब बता दें। अंदाज उम्रो, सिंध में करप्शन, बदनवानी और कौमपरस्ती के पीछे छुपाकर कौमपरस्ती का कार्ड हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, और दीगर कौमपरस्त जमायतों को और कराची कार्ड के बात करके सिंध को जिस तरह दिखाया जाता है, यह है क्या? पीपल्स पार्टी तो कौमपरस्त है ही नहीं। वो कौमपरस्ती अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर साहिबा, बेनज़ीर से लेकर आसिफ जरदारी तक, ये सिंध के मसाइल को, सिंध के कौमपरस्त सियासत, जो असल कौमपरस्त सियासत है, उसको एज ए बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार की राह हमवार करते हैं। ना ये सिंध से सच्चे हैं, ना इनका सिंध में कारोबार है। जितने भी हैं, मतलब मिनिस्टरों के जो फ्रंट मैन है, वो पहले क्या थे, आज क्या थे, आज उनके बंगले, आज उनके इमलाक, आज वो कहाँ हैं। मिनिस्टर बनने से पहले क्या थे, आज क्या हैं। जितने भी मिनिस्टर साहिबान हैं, पहले क्या थे, आज क्या हैं, उनके फ्रंट मैन क्या हैं, उनके ठेकेदार क्या हैं। और UC लेवल पे जिस तरह मुगेरी साहब बता रहे हैं कि एक एक मिनिस्टर के बंगले, नई जो ख़ानदानी रईस हैं वो पीछे चले गए। ये मैं आखिरी लाइन आपको बताता हूँ कि सिंध में 2008 से लेकर आज तक 300 से 400 लोग पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से अरबपति और खरबपति बन गए, जो बुनियादी तौर पे फुटपाथ। सिंध की 90% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार। मनसूर मुगेरी, सिंध में DC हो, DIG हो, वो किसी न किसी हाउस पर अपनी वर्दी, अपना ओहदा, पावर गिरवी रखकर अपना पावर, ताकत
अपनी गैरत, वक़ार कैसे खो बैठा? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? सीएसएस है। फिर सूबाई सर्विसेज के इम्तिहानात जो मेरिट पे होते थे, जो अभी ब्यूरोक्रेसी सीनियर ओहदों पे ये बड़े बड़े इम्तिहानात दे के आइए, उस टाइम इनका उरूज था, एक लेवल था, आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो ना करते थे। मैं आपको एक उस दौर के एक सेक्रेटरी की बता रहा हूँ, उसका नाम है यूनुस डागा। अब तो रिटायर हो गए, कभी पूछ लीजिएगा कि वो नौकरी में शाम 5 बजे के बाद किसी मिनिस्टर के पास जाते नहीं थे। वो जब आप देखेंगे ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जाएंगे तो उसका पीरियड टोटल 17-18 दिन का है। उसको उस वक्त के मिनिस्टर ने कहा कि मेरे घर पे फाइलें लेके आए, तो उसने कहा सारी मैडम मैं घर पे आने वाला नहीं हूँ। उसने कहा फाइलें लेके आए। उसने कहा जो टाइम है सुबह 9 से मैं 5 तक होता हूँ, आपको जो फाइलें मुझसे डिस्कस करने ले मैं नहीं आऊँगा। उसको हटा दिया गया। तो ऐसे अफसरान भी थे और ऐसे हैं भी। ऐसे नहीं है कि 100% अफसरान नहीं है ना करने वाले, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 18-20 सालों में अगर इनके निकल जाएं तो बाकी सर्विस क्या बचती है, इनका करियर तबाह हो जाता है। तो मजबूरी में सब जो है ना अपनी इज़्ज़त और नफ्स जो है ना वो डुबो के पोस्टिंगों के पीछे लगे हुए। इज़्ज़त नफ्स डुबो कर पोस्टिंग लेते हैं। इमदाद सुमरा, रुश्वत के सिंध लिए में सरकारी ज़मीनें बंदरबाट, रेवड़ियों की तरह, मिठाई की तरह बांटी गई हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, कब्ज़ा होता जा रहा है। ये जो सरकारी ज़मीनें रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं, असल कहानी है क्या? देखें, सबसे ज़्यादा जो बर्बादी हुई है वो कराची में सरकारी इस जो ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड है, उसकी हुई है। लेकिन सिंध के हर शहर में हुई है। कराची से जामशुरू तक हज़ारों एकड़ ज़मीनें तो हज़ारों रेवड़ियों की मैं मीरपुर ख़ास के एक मिठाई की इशू तरह पे बांटी काम गई। कर रहा हूँ कि मीरपुर ख़ास में किस तरह एक रेवेन्यू का मुनज़्ज़म माफिया है। अभी केसेस भी एंटी करप्शन ने थोड़ी बहुत हिम्मत की है एहसास इदारों के कहने पे या उनके प्रेशर पे। तो ये माफिया हर जगह पे है, जिसको आप सिस्टम का नाम लें। बच्चे बच्चे को पता है कि कराची वेस्ट का सिस्टम कौन चलाता है, ईस्ट का कौन चलाता है, सिस्टम मलीर का हर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हर सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एक डॉन है। वहाँ का एसएसपी और जो डीसी है उसके अंडर में काम करते हैं। MPMA ने भी बात करते 1 लाख एकड़ से ज़्यादा कराची की स्टेट लैंड सिंध की पॉलिटिकल इलीट ने कब्ज़ा की हुई है। चंद हज़ार एकड़ लोगों की जो अपनी ज़ाती ज़मीन है, जो पे पहुँच लोग हैं, उन पर कब्ज़ा हो गया है। यहाँ पर सिस्टम कभी अली हसन ब्रोई के नाम पे, कभी कोई किसी और साहब के नाम पे, कभी किसी और साहब के नाम पे काम करता है। जब इस तरह के हालात होंगे तो यहाँ पर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन आएगा, कैसे करेगा? लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। वो दूसरा रुख है कराची के बिल्डर, जो सबसे ज़्यादा मासूम बनते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो रो रो के जाकर कभी आर्मी चीफ के पास, कभी किसके पास जाकर शिकवा शिकायतें करते हैं। वो सारे जाली हैं, 10-15 साल में ही वो अरबपति बने हैं। कल के कंगले वो अरबपति इसी बन गए। सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। सिस्टम चोरी करता है, चोरी का माल तो ये बिल्डर लेते हैं। पिस्ता कौन है? पिस्ता वो आवाम है जो 9 से 5 बजे की नौकरी करता है, टका टका अपना इकट्ठा करके इन जालिमों को देता है। तो सिस्टम और बिल्डर दोनों एक सिक्के के दो रुख है। सिस्टम करप्ट है, रेवेन्यू करप्ट है, डीसी ऑफिस पे बड़े पैमाने पे करप्शन होती है, लेकिन उसका बेनिफिशरी बिल्डर है, बरता गरीब आदमी है। उस गरीब आदमी के लिए बात करनी चाहिए, उस गरीब आदमी के हक की बात करनी चाहिए। और ये जितनी नाइंसाफ़ी पे मुबनी जितने भी सिस्टम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो सिस्टम है, उनको फिलफोर ख़त्म होना चाहिए। मासूम अगेरी, सिस्टम आजकल तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिस्टम और नीलामी, थाने के SHO से लेके असिस्टेंट कमिश्नर, DC, IG तक सब सिस्टम, हर पोस्ट नीलाम होती है। ये नीलामी का धंधा कब से, कैसे, ये नीलामी का ट्रेड, हर बंदा पैसे लेके बोरियां भर के खड़ा हुआ है, ये नीलामी हो कैसे रही है? सच्ची बताऊँ आपको, इसका जो बेस है वो अरबाब रहीम साहब के एंड में पड़ा था। अरबाब रहीम के एंड में पड़ा नीलामी का, पोस्टिंग नीलामी। बिल्कुल। उसकी शुरुआत हमारे कराची के भाई लोगों ने की थी। वहाँ उन्होंने की थी। उसका जब फिर 2007-8 की हुकूमत आई, 7 में 8 में इलेक्शन हुए आई, तो आप उस दौर के CCTV फुटेज दिखाएं कि जो सिंध असम्बली में जो अरकान हलफ उठाने आए थे उनकी गाड़ियाँ देखें आप, अब उनकी गाड़ियाँ देखें, उस दौर के अफसरान के घर देखें और अब उनके घर देखें।
उन्होंने जो विज़िट कर रहे हैं उनके टूर का आप FIA से रिकॉर्ड निकलवा के देखे वो कहा रहे हैं। तो भाई पूरा आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जरदारी साहब को चाहिए कि खुदा के वास्ते अब ये बंद करा दे। अब बहुत कुछ हो गया। लोग जो है अब सिंध के लोग इतने बुरे हालात में, तसव्वुर से ज़्यादा। मुझे बताए कितना अरसा हम ज़िंदा रहेंगे। हमें अल्लाह के पास जाना भी है, सुरखरू होकर जाना चाहिए। हमें बिलावल साहब को कम अज़ कम भी आगे आना चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की कई मामलात को देख रहे हैं कि उसको आगे जाके बिल्कुल, वो कहते हैं ना सिंधी में, गंढ देना। अब उसको रोकना चाहिए, कहना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ भाई, बहुत कुछ हो गया, अभी ये धंधा, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। एक्स को करें, वाई को करें, ए को करें, चीफ मिनिस्टर बना दें उनको, फिर उनको फुली अख्तियार दे दें कि भाई पूरे सिंध में SP DC से लेकर जितने भी ट्रांसफ़र पोस्ट हैं वो पैसों में नहीं होंगे, मेरिट पे होंगे। अगर किसी ने गड़बड़ की है तो फिर उसको टांगा जाएगा। अभी भी आप पूरे पंजाब गवर्नमेंट में देखें, किसी भी MP MLA के कहने पे अगर कोई SP ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है तो मैं आपको जुर्माना भर के दूंगा। तो यहाँ क्यों नहीं है? इमदाद सुमरो, कच्चे के डाकू से लेकर कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल तक, इनके पीछे सियासी पुश्तपनाही, बड़ेरों की गुलामी, क्या उसके बगैर डाकू, क्रिमिनल्स, मंशात फरोश चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। मंशात फरोश हो, कराची का स्ट्रीट क्रिमिनल हो या कच्चे का डाकू हो, अगर पुलिस अपने पे आए, रेंजर्स अपने पे आए, रेंजर्स पे भी करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट के खर्च होते हैं, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। जब पंजाब में डाकुओं के ख़िलाफ़ इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन हो सकता है तो यहाँ पर क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा? तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो कच्चे के डाकू हैं और ये पक्के के डाकू हैं। कच्चे मसूद और मगेरी, सिंध की जो काली भीड़ें हैं, अल्लाह को सबको जान देनी है, खुदा का खौफ करें, बहुत हो गया, दयानतदारी से काम लें। देखिए, मैं पूरी दुनिया में, हमीद भुट्टो साहब अगर आप चेक करेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है कि वो नहीं खाते होंगे, वहाँ में भी ऐसे नहीं है, लेकिन वो भी खाते हैं, सियासत करते हैं, इलेक्शनों पे इतना खर्चा आता है, डेरे चलाते हैं, लोग हैं, नौकर चाकर सारी चीज़ें हैं, उनके अखराजात हैं, लेकिन उसका एक क्वांटम जो है ना वो आप खाएं तो ये काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसे भी नहीं है कि थोड़ा क्वांटम खर्च करें पूरा खा जाए। तो इस तरह से फिर आपके यहाँ भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है। इमदाद सुमरो, सिंध का जो बजट है वो दुबई या लंदन की रियल एस्टेट के लिए है? लंदन, अमेरिका, कनाडा और दुबई की रियल एस्टेट के लिए है। हम ये नहीं कहते कि सिंध को आप लंदन बनाए और अमेरिका बनाए, न्यूयॉर्क बनाए या कनाडा बनाए। आप सिर्फ सिंध को पंजाब की तरह बनाए, पंजाब जो हमसे 200 साल आ गए, क्योंकि पंजाब का सियासतदान अपने अवाम के साथ सच्चा है। आप ओबावड़ो की सरहद क्रॉस करके जैसे पंजाब में दाखिल होते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी और जहान में आ गए। आप कराची के सड़कों को घूम के देखें, सिर्फ शाहरा फैसल काफ़ी नहीं है, और उसके बाद लाहौर जाकर देखें, लाहौर को छोड़े रहीम यार खान को देखें। सिंध के अपर सिंध के जितने भी अजला हैं, सक्खर से लेकर लाड़काना, वो सारे के सारे उनका जो इलाज, ट्रीटमेंट, कारोबार जितना भी है वो सारा रहीम यार खान से होता है। हमारे एक साफ़ी साथी जो शहीद हो गए, नसरुल्लाह गडानी, उनको जब गोलियां लगी तो पूरे सक्खर डिवीज़न में कोई अस्पताल नहीं था, उनको भी रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में लेके जाया गया। तो ये जो मुसीबतें हैं सिंध के नसीब में क्यों हैं? क्या सिंध के अवाम को पंजाब जैसे अवाम दोस्त सियासतदान नहीं मिल सकते? जैसे मुगरी साहब ने कहा है कि जरदारी साहब को ख्याल करना चाहिए, हम सबको एक दिन अल्लाह के हुजूर में पेश होना है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। मसूद मगेरी, बहुत हो गया। क्या सिंध का जो बजट है आज़ाद इदारों से ऑडिट कराया जाए? कितने वज़ीरों को, ब्यूरोक्रेसी को सूली पे लटकाया जाएगा? मुश्किल से कोई बचेगा, मुश्किल से कोई बचेगा, क्योंकि जब सारे करप्ट हैं तो आखिर हमारे पास हल क्या है? किस तबाही से हम निकलें? इसका हल बिल्कुल आसान है। फ़र्ज़ को रिश्वत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये तय करना होगा कि आपको आवाम में रहना है या आवाम से बाहर रहना है। देखिए बीबी की पॉलिसी क्या थी, इतनी बड़ी सियासी पार्टी है फिर भी उनके पास हल नहीं है। देखिए हल तो है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप डिसाइड करें कि आपको आवाम के साथ रहना है या दूसरे साइड पे रहना है। आवाम के साथ रहना है तो फिर अवामी मंसूबे ले आएँ, आवाम की खिदमत करें,
ये खाने पीने वाला बहुत हो गया, अब तो यहाँ तक भर गए, यहाँ तक, अब तो बस करें। अब तो कल बस करें। ईमानदारी से, कल से ही अगर ये दयानतदारी से काम करना शुरू करें ना, तो सिंध इतना पोटेंशियल है, इतनी चीज़ें हैं। देखिए, जिस मुल्क में समंदर भी हो, या जिस सूबे के पास समंदर भी हो, दरिया भी हो, रेगिस्तान चार है, सब मौसमें कुछ भी है। हो, आपके पास सनलाइट भी हो, और एग्रीकल्चर इतना ज़बरदस्त शानदार एग्रीकल्चर हो, और इरिगेशन का आलिशान निज़ाम हो, उसके लोग भूख मर जाएं, तो ये हमें शर्म से डूब के मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए। लोग भूख मर रहे हैं। इमदाद सुमर, आखिरी सवाल कि आपके बिल्कुल सही। पास हल क्या है कि क्या सिंध के लिए बेहतर होगा? नीयतें साफ करने की ज़रूरत है। मैंने एक एसएचओ से पूछा कि आप करप्ट हैं या ईमानदार हैं। उसने कहा अगर मेरा एसएसपी ईमानदार है तो मेरे जैसा ईमानदार आपको रूए ज़मीन पे नहीं मिलेगा। अगर मेरा एसएसपी करप्ट है तो फिर मेरे जैसा करप्ट और हरामी भी आपको नहीं मिलेगा। तब्दीली, अच्छाई ऊपर से नीचे आती है। ऊपर वाली पॉलिटिकल एलीट हमारी जो है वो अपनी नीयत साफ करें। उनका अगर पेट भर जाए, जिस तरह कलाम पाक में है कि इंसान का जो पेट है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी 60, 70, 80 साल की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। माशाल्लाह जरदारी फैमिली की 3-4 लाख एकड़ ज़मीन है। ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, नवाब शाह, अब तो खैरपुर तक जाकर पहुँचे हैं। किसी की ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कोई आड़े आता है हकदार, तो ये जो सकरण में हुआ, 6-6 लोगों को मार देते हैं, पुलिस वालों को भी मार देते हैं। अब इनकी हवस पूरी हो जाए, हवस इनकी ख़त्म हो जाए, नीयत बेहतर हो जाए, तो सिंध को इतने पैसे मिले हैं, इतने पैसे मिल सकते हैं कि सिंध को नए सिरे से तामीर किया जा सकता है। सिंध को नए सिरे से तामीर किया जा सकता है। और आज हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हुकूमत के अच्छे काम यकीनन हैं, मगर वो आटे में नमक के बराबर हैं। बाकी करप्शन, बदनवानी जैसे सैलाब आता है, हर चीज़ पानी में बहाकर तबाह हो जाती है। ऐसे ही सिंध हुकूमत का बजट, खजाना सैलाब की तरह बहाकर खाया जाता है, हड़प किया जाता है। कौन कौन उसके ठेकेदार हैं? आजकल तो खुद ठेकेदार सबसे बड़ा वो है जो मुख्तलिफ एक्ट्रेस और मुख्तलिफ लोगों के जिनके पास नंबर्स होते हैं, वो अपनी दूसरे ठेकेदारी की शक्ल में ठेका देकर माल हड़प कर इस धरती का, इस सिंध का पैसा भी ले उड़ते हैं। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।